हेलो स्टूडेंट, अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया तो स्टूडेंट आपका जो टॉपर बनने का जो सपना है वो स्टूडेंट बिल्कुल आपका टूट सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जिन प्रश्नों को अगर आप लोग पढ़कर जाते हैं पेपर देने तो स्टूडेंट आप लोग टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको 2024 बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में, फिर हम बात करेंगे गद्य के बारे में, फिर हम बात करेंगे पद्य। पद्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। रस, छंद, अलंकार, संधि और समास। तो इन प्रश्नों को अगर आप लोग इतने सारे के सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मेरा जो टॉपिक पहला जो मेरा टॉपिक है उपसर्ग। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा उपसर्ग। 2024 बोर्ड परीक्षा में इस बार आपके पेपर में 3 जो प्रश्न होंगे, 2 से 3 प्रश्न जो होंगे इस बार 2 से 3 प्रश्न उपसर्ग से पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो स्टूडेंट बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करना क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी सीरियस मत लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहला प्रश्न है कि अधिकार में उपसर्ग बताना है। तो बताने के अधिकार में कौन सा उपसर्ग है ना स्टूडेंट, इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न आएगा। तो बताने के अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उपसर्ग के आगे यानी कि उपसर्ग के आगे जुड़ता है। तो देखिए आगे क्या जुड़ा है, अधि। तो आगे देखिए अधि जुड़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा अधि। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया अधि, नंबर बी ऑप्शन दिया अति, और नंबर सी ऑप्शन दिया है अनु, नंबर डी ऑप्शन दिया अप। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधि। नोट कर लो, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा उपसर्ग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है उपसर्ग, और उपसर्ग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो आप आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर बात करूंगा प्रत्यय के बारे में। तो सबसे इसके बाद हम बात करते हैं जो मेरा सेकेंड जो मेरा प्रश्न है, अपवाद में उपसर्ग बताना है। अपवाद जो है, अपवाद में उपसर्ग कौन सा होगा, तो बताने कि अपवाद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो मैंने बताया कि उपसर्ग जो होते हैं वो सबसे आगे जुड़ते हैं। तो उपसर्ग देखिए आगे देखिए जुड़ रहा है, ये देखिए उपसर्ग अप उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप। तो नंबर ए ऑप्शन दिया वाद, नंबर बी ऑप्शन दिया अप, नंबर सी ऑप्शन दिया अनु, नंबर डी ऑप्शन दिया परी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अप। अप को नोट कर लेना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि उपहार में कौन सा उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। उपहार में कौन सा उपसर्ग है। क्योंकि स्टूडेंट 2 से 3 प्रश्न उपसर्ग से पूछे जाएंगे तो इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो उपहार में कौन सा उपसर्ग है। तो उपहार में देखिए आगे उप जुड़ रहा है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उप। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, जल्दी जल्दी से नोट कर लो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि सहपाठी से बना उपसर्ग बताओ। तो सहपाठी से बना उपसर्ग क्या बताना है। तो देखिए सहपाठी, तो सहपाठी। तो आगे देखिए क्या है, आगे लिखा है सहे, तो इसका आंसर हो जाएगा सहे। देखिए सहे कहाँ लिखा है, तो सहे यहाँ पर लिखा है। ये देखिए सहे लिखा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को उपसर्ग के उत्तर बताने। अगला प्रश्न है विमल। देखिए कह रहा है कि विमल शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो विमल है और विमल में उपसर्ग बताने कि विमल जो शब्द है, विमल शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो विमल में देखिए आगे वी जुड़ा है तो इसका उपसर्ग हो जाएगा वी। वी कहाँ लिखा है, ये देखिए वी लिखा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, जल्दी जल्दी से नोट कर लो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ही वीडियो में मैं आपके 90+ नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। एक ही वीडियो में मैं आपके 90+ नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूँ अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग बताना है कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। पहले इसके 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सन, नंबर बी ऑप्शन है अन, और नंबर सी ऑप्शन है अनु, नंबर डी ऑप्शन है शासन। तो इसमें देखिए पहला शब्द है अनु, है ना। तो अनु कहाँ लिखा है, अनु लिखा है यहाँ पर, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, ये तो आपके प्रत्यय थे स्टूडेंट, है ना।
ये आपके क्या थे, ये आपके उपसर्ग थे। अब हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में। तो हमने यहाँ पर आपको बताया था, अगर आप लोगों ने मेरी अगर नेक्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर के जरूर देखें, है ना। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, उसमें मैंने आपको विस्तार पूर्वक सही से समझाया था। तो चलिए बात करते हैं कि भलाई, भलाई शब्द में, भलाई शब्द में प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय इस बार देखिए प्रत्यय पूछा जाएगा कि भलाई शब्द में प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय से रिलेटेड आपके पेपर में मिनिमम 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, प्रत्यय से भी पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भलाई शब्द में प्रत्यय बताना। तो भलाई देखिए आगे देखिए लास्ट में आई जुड़ रहा है, आई आई भलाई, भलाई सही से पढ़ना भलाई। तो बीच में आगे क्या निकला, आई निकल रहा है, आई भलाई, देखिए आई निकल रहा है लास्ट में। तो नंबर ए ऑप्शन दिया भा, नंबर बी ऑप्शन दिया वट, नंबर सी ऑप्शन दिया आई, नंबर डी ऑप्शन दिया हट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई। चलिए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं कि बचपन में प्रत्यय बताना है। बचपन है ना, तो बचपन, बचपन देखिए लास्ट, इसमें देखिए प्रत्यय में लास्ट वाला देखते हैं। उपसर्ग में क्या करते थे हम, उपसर्ग में हम करते थे आगे वाला देखते थे, आगे क्या लिखा है, और प्रत्यय में देखेंगे कि पीछे क्या लिखा। तो पीछे देखिए पन लिखा है, पीछे पन लिखा है, तो पन कहाँ है, पन यहाँ पर है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पन यहाँ पर लिखा है। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं कि घबराहट। प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं कि घबराहट में प्रत्यय बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं, घबराहट है ना। तो घबराहट, हट मतलब कि अंत में क्या आ रहा है, आहट आ रहा है। सही से पढ़ो वाक्यों को, क्या लिखा, घबराहट मतलब आहट अंत में। तो स्टूडेंट इसमें आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, इसको सही कर लेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, घबराहट में प्रत्यय बताना है। तो घबराहट में आहट प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहा है कि मधुरता, मधुरता में मधुरता में प्रत्यय बताना। तो मधुरता में कौन सा प्रत्यय होगा, तो मैंने बताया प्रत्यय जो होता है लास्ट में जोड़ा जाता है, तो ता जो होगा तो इसका ता ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ता ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सजावट, तो सजावट में प्रत्यय बताना है, तो लास्ट में क्या जोड़ा जा रहा है, वट जोड़ा जा रहा है। तो वट कहाँ लिखा है, तो वट सी ऑप्शन पर लिखा है, तो वट यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है। तो लास्ट में अगर वट आ रहा है तो वट ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 करें मिठास, मिठास में प्रत्यय बताना है। तो मिठास देखिए मिठास आस लास्ट में देखिए निकल रहा है, सही से पढ़ो, आस लास्ट में आस निकल रहा है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया आस, नंबर बी ऑप्शन दिया मी, नंबर सी ऑप्शन दिया ई, नंबर डी ऑप्शन दिया इक। तो मिठास लास्ट में आस आ रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है जो मेरा है 13। प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं कि सुनहरा में उपसर्ग बताना है। सुनहरा, हरा मतलब हरा लास्ट में देखिए आ रहा है, हरा लास्ट में आ रहा है, तो इसका हरा यही ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके जो थे ये इंपॉर्टेंट प्रत्यय से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब हम बात करते हैं गद्य से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गद्य से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके पेपर में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। 5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो जल्दी से आप लोग अपने 5 नंबर ये भी कंप्लीट कर लो, जल्दी से कंप्लीट कर लो। और इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा का पूरा देखते हैं तो आपके 90+ नंबर कहीं नहीं गए। तो मेरा पहला प्रश्न है कि चिंतामणि, चिंतामणि के रचयिता का नाम बताना है। तो चिंतामणि के रचयिता कौन हो जाएंगे, नंबर ए ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, नंबर बी ऑप्शन दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर सी ऑप्शन दिया यशपाल, नंबर डी ऑप्शन दिया जैनेन्द्र। तो चिंतामणि के रचयिता का नाम हो जाएगा, चिंतामणि के ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि चिंतामणि के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है मेरा कि एक कलम का सिपाही, कलम का सिपाही की रचना किसने की। काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की है। तो इसका देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया वृंदावन लाल वर्मा, नंबर बी ऑप्शन दिया अमृत राय, नंबर सी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, नंबर डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि कलम के सिपाही के लेखक हो जाएंगे अमृत राय। अमृत राय को सही करेंगे। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है कि छायावादी, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक का नाम बताना है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया यशपाल, नंबर बी ऑप्शन दिया है
वृंदावन लाल वर्मा, नंबर सी ऑप्शन दिया राम कुमार वर्मा और नंबर डी ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया कि छायावादी युग के लेखक का नाम बताना है, तो छायावादी युग के लेखक हो जाएंगे राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा जी जो हैं ये छायावादी युग के लेखक हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 17 कि तितली उपन्यास है, तो तितली किसका उपन्यास है बताना है। तो तितली जो है किसका उपन्यास है, तो नंबर ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद का है, नंबर बी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र जी का है और नंबर सी ऑप्शन दिया जैनेन्द्र का है, नंबर डी ऑप्शन दिया है यशपाल का है। तो तितली जो है स्टूडेंट ये आपका जयशंकर प्रसाद आप लोगों ने नाम सुना होगा और इसका जीवन परिचय भी पूछा जाता है, तो इसका आप लोग जीवन परिचय भी याद कर लेना। तो देखिए जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएंगे कि तितली उपन्यास के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठूठा आम, जो ठूठा जो आम है, ठूठा आम किसकी रचना है। तो ठूठा आम जो किसकी रचना है। प्रश्न नंबर जो मेरा 18 है, नंबर ए ऑप्शन दिया भगवत शरण उपाध्याय, नंबर बी ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर और नंबर सी ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर डी ऑप्शन दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ठूठा आम जो है ये भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना हो जाएगी, इसको सही कर लेंगे। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर जो मेरा 19 क्या कह रहा है कि कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है, तो बताना है कौन सा उपन्यासकार जो है शुक्ल युग का है। नंबर ए ऑप्शन दिया है, मतलब उपन्यासकार का नाम बताना है, उपन्यासकार कौन है। नंबर ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र यशपाल, बी ऑप्शन दिया सी ऑप्शन उपेंद्र नाथ अस्क, नंबर डी ऑप्शन दिया नागार्जुन। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे यशपाल। तो यशपाल जो है ये उपन्यासकार हैं, किस युग के उपन्यासकार हैं, तो यशपाल जो है शुक्ल युग के उपन्यासकार हैं। तो स्टूडेंट ये आपके थे गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बात करेंगे पद्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 20 को लाते हैं स्क्रीन पर और प्रश्न नंबर 20 का जो आप प्रश्न पद्य से स्टार्ट करेंगे पद्य। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि साकेत एक रचना है जो कि पेपर में बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार यानी कि 5 से 6 बार, यानी कि बहुत बार ये रचना पूछी गई आपके बोर्ड एग्जाम में और इस बार हो सकता है 2024 में फिर से पूछी जाए। चलिए बात करते हैं कि साकेत के रचनाकार कौन है। नंबर ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, नंबर बी ऑप्शन दिया है दिनकर, नंबर सी ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त और नंबर डी ऑप्शन दिया भगवती चरण वर्मा। तो साकेत जो रचना है, साकेत किसकी रचना हो जाएगी, तो साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना हो जाएगी साकेत। चलिए प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, यानी कि जो राष्ट्र कवि हम किसे कहते हैं। प्रश्न का कहने का मतलब है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो इसका हमें आंसर बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर बी ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, नंबर सी ऑप्शन दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नंबर डी ऑप्शन दिया अज्ञे जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, है ना। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं इनको हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 यानी कि प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं कि तार सप्तक के संपादक बताने। तो तार सप्तक के संपादक कौन हो जाएंगे, जिसमें से देखते हैं बात करते हैं कि नंबर ए ऑप्शन दिया निराला हो जाएंगे, नंबर बी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, नंबर सी ऑप्शन दिया अज्ञे जी हो जाएंगे, नंबर डी ऑप्शन दिया श्याम नारायण पांडे। तो इसका जो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञे जी जो हैं ये तार सप्तक के संपादक हैं, अज्ञे। तो अज्ञे जी जो है ये तार सप्तक के संपादक हैं, इसको सही करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है कि अनामिका के रचनाकार कौन है। अनामिका एक रचना है, अनामिका क्या है, अनामिका एक रचना है। तो हमें इसके रचयिता का नाम बताना है, इसके रचयिता कौन होंगे बताना है। तो इसके रचयिता का नाम बताना है, तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, तो अनामिका के रचयिता हो जाएंगे निराला, यानी कि सूर्यकांत, पूरा नाम लिख देते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसके ये लेखक हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये देखिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि अनामिका के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमसे कह रहा है कि जो रीतकाल है, रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि का नाम बताना है। तो प्रसिद्ध कवि का नाम बताना है। नंबर ए ऑप्शन दिया घनानंद, नंबर बी ऑप्शन दिया भूषण, नंबर सी ऑप्शन दिया बिहारी और नंबर डी ऑप्शन दिया सेनापति। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। तो इसका जो ऑप्शन बी नंबर जो बिल्कुल सही हो जाएगा कि भूषण जी जो है ये कौन है, तो ये
ये रीत काल के वीर रस के कवि हैं भूषण जी हैं, इसको सही कर लेंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 को और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 हमसे कह रहा है कि जो भक्ति काल की रचना बताना, तो भक्ति काल की रचना कौन सी हो जाएगी? तो भक्ति काल नंबर ए ऑप्शन दिया साकेत, नंबर बी ऑप्शन दिया विनय पत्रिका, और नंबर सी ऑप्शन दिया लहर, नंबर डी ऑप्शन दिया प्रेम माधुरी। तो इसका जो बी ऑप्शन जो है ये भक्ति काल की रचना है। देखिए ये देखिए विनय पत्रिका जो है ये भक्ति काल की रचना हो जाएगी, विनय पत्रिका को सही करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। तो अब हम बात करेंगे रस से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है कि जो शोक जो है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है? नंबर ए ऑप्शन दिया शांत रस का है, नंबर बी ऑप्शन दिया हास्य रस का है, नंबर सी ऑप्शन दिया करुण रस का है, नंबर डी ऑप्शन दिया वीर रस का है। स्टूडेंट ये कई बार प्रश्न पूछा गया बोर्ड में, तो इसका जो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 27 को और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि जो कवि जो बिहारी हैं ये किस रस के कवि हैं? तो जो बिहारी जी जो हैं ये किस रस के कवि हैं? तो अब देखिए कवि बिहारी जो हैं किस रस के कवि हैं, तो इसका नंबर ए ऑप्शन दिया करुण रस के हैं, नंबर बी ऑप्शन दिया श्रृंगार रस के हैं, नंबर सी ऑप्शन दिया भक्ति रस के हैं, और नंबर डी ऑप्शन दिया वीर रस के हैं। तो कवि बिहारी जो हैं ये श्रृंगार रस के कवि हो जाएंगे, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 को और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 हमसे कह रहा है कि जो शांत रस है, जो शांत रस जो है उसका हमें स्थायी भाव बताना है। शांत रस का क्या बताना है? तो शांत रस का हमें स्थायी भाव बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा, नंबर ए ऑप्शन दिया ग्लानि, नंबर बी ऑप्शन दिया रति, नंबर सी ऑप्शन दिया निर्वेद, नंबर डी ऑप्शन दिया श्रृंगार। तो शांत रस का जो स्थायी भाव ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 को देख लेते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। जो आपका जो वीर रस जो है स्टूडेंट, इसका हमें स्थायी भाव बताना है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर ए ऑप्शन दिया रति, नंबर बी ऑप्शन दिया हास्य, नंबर सी ऑप्शन दिया उत्साह, नंबर डी ऑप्शन दिया क्रोध। तो इसका जो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो वीर रस का जो स्थायी भाव जो होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो इसको इस तरीके से याद करेंगे। प्रश्न नंबर अगला जो कह रहा है कि वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत और में रस कौन सा है? तो इसका रस बताना है कि वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें कौन सा रस हो जाएगा। नंबर ए ऑप्शन दिया वीर रस है, नंबर बी ऑप्शन दिया शांत रस है, नंबर सी ऑप्शन दिया श्रृंगार रस है, नंबर डी ऑप्शन दिया विभत्स रस है। तो वीरों का कैसा हो बसंत में कौन सा रस होगा? तो इसमें बताने कि वीरों का कैसा हो बसंत में हमेशा वीर रस होगा, क्योंकि यहाँ पर वीर की बात हो रही है, तो यहाँ वीरों मतलब कि वीर रस ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके जो थे ये इंपॉर्टेंट रस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ये आपके रस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब हम बात करेंगे अलंकार से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आपके जो अलंकार से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सभी के सभी अलंकार से बात करेंगे। जितने भी अलंकार से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सभी के सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि यहीं कहीं पर, पहला प्रश्न है यहीं कहीं पर बिखर गई, यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? प्रश्न नंबर कह रहा है कि यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी में कौन सा अलंकार है? एक प्रश्न जरूर यानी कि स्टूडेंट 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं अलंकार से। तो स्टूडेंट अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, तो बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इसका आंसर स्वयं बताना है ना स्टूडेंट। आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है। अगर आप लोग इसका कमेंट में आंसर नहीं बता पाएंगे, कमेंट में आप लोग इसका आंसर मुझे लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट में करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जब तक हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 के बारे में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बताएं। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि पुलग प्रकट करती है धरती, पुलग प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से
में कौन सा अलंकार होगा? तो बताने कि पुलग प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, तो बताने इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो स्टूडेंट इसमें जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें होगा, है ना। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, पुलक प्रकट करती है धरती और हरित तृणों के नोकों से, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो अब ये आपके जो थे ये अलंकार से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, अलंकार। अब हम बात करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, छंद से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो छंद से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि सोरठा में कितने चरण होते हैं? ये स्टूडेंट जो प्रश्न है बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि सोरठा में कितने चरण होते हैं। तो सोरठा में कितने चरण होते हैं? नंबर ए ऑप्शन दिया 2 चरण होते हैं, नंबर बी ऑप्शन दिया 4 चरण होते हैं, नंबर सी ऑप्शन दिया 6 चरण होते हैं, नंबर डी ऑप्शन दिया 8 चरण होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट कर लो। प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? जो आपका जो रोला छंद है, रोला आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसकी परिभाषा जरूर याद कर लेना। नंबर ए ऑप्शन दिया 3, नंबर बी ऑप्शन दिया है 2, नंबर सी ऑप्शन दिया 4, नंबर डी ऑप्शन दिया 5। तो इसका जो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि रोला में 4 चरण होते हैं। इस तरीके से याद कर लो इसको। प्रश्न नंबर 35 हमसे कह रहा है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो रोला का जो प्रत्येक चरण जो होता है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो बताना है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया 16, नंबर बी ऑप्शन दिया 20 और नंबर सी ऑप्शन दिया 24, नंबर डी ऑप्शन दिया 28। तो इसका जो स्टूडेंट जो ऑप्शन नंबर जो सी है 24 इसका सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 36, संधि से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, संधि से संबंधित सारे सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अब जो मेरा पहला प्रश्न करें कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि होगी? तो प्रत्येक जो शब्द है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि होगी? जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया है दीर्घ संधि होगी, नंबर बी ऑप्शन दिया यड़ संधि होगी और नंबर सी ऑप्शन दिया वृद्धि संधि होगी, नंबर डी ऑप्शन दिया है गुण संधि होगी। तो स्टूडेंट इसमें आपका यड़ संधि हो जाएगा। अगर किसी भी शब्द के ऊपर अगर ए की मात्रा चढ़ती है तो वो यड़ संधि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यड़ संधि। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 37 के बारे में बात करते हैं कि स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सूधन आगतम। जहां पर सूधन आगतम लिखा होगा वही आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं सूधन आगतम कहाँ लिखा है। नंबर ए पर लिखा है सूधन आगतम, यही आपका सही हो जाएगा। तो स्वागतम का संधि विच्छेद होगा तो संधि विग्रह क्या होगा? तो संधि विग्रह होगा सूधन आगतम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 38 को और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 हमसे कह रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, नंबर ए ऑप्शन दिए इति धन आदि, नंबर बी ऑप्शन दिए इत्य प्लस यादि और नंबर सी ऑप्शन दिए इत्य प्लस आदि और नंबर डी ऑप्शन दिए कोई नहीं। तो इसमें से ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, इति धन आदि। चलिए प्रश्न नंबर 39 को और देख लेते हैं कि यदि प्लस अपी में कौन सी संधि होगी? तो यदि प्लस अपी में कौन सी संधि होगी? नंबर ए ऑप्शन दिया है, नंबर ए ऑप्शन आपका दिया है यद्यपि, नंबर बी ऑप्शन दिया है यद्यपि और नंबर सी ऑप्शन दिया है आदि और अपि, नंबर डी ऑप्शन दिया यद्यपि। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा यद्यपि, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 40 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि अभ्युदया का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नंबर ए ऑप्शन दिया है अभ्युदय, नंबर बी ऑप्शन दिया अभ्युदया और सी ऑप्शन दिया अभ प्लस उदया और नंबर डी ऑप्शन दिया अभि प्लस उदया। तो इसमें से यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके थे 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन प्रश्नों को पढ़कर आप लोग 90+ नंबर आप लोग आसानी से ला दोगे। चलिए आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।